नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और वक्त हो चला है आपकी पसंदीदा शो यानी कि पक्ष और विपक्ष का। मेरे साथ है मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। चलिए कनिका, दिव्या, शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के रोहिणी स्थित मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के लिए बनाए गए शेल्टर होम यानी कि आशा किरण से 13 बच्चों की मौत की खबर ने एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस शेल्टर होम से कल इस साल की शुरुआत से अब तक यानी इसी 2024 में 13 बच्चों की रहस्यमयी हालत में मौत की खबर सामने आई केवल जुलाई में, जिस पर राजस्व मंत्री आतिशी मारलेना ने संज्ञान लेते हुए एसीएस राजस्व को मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने और 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। लेकिन बेसमेंट में डूबकर हुई छात्रों की मौत के बाद और तेज बारिश के कारण गाजीपुर इलाके से मां और बेटे की मौत की खबर के बाद भी दिल्ली से आई सिस्टम फेलियर की इस खबर ने दिल्ली सरकार के नेतृत्व पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगा दिया है। सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर जेल से सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में आखिर क्या हो रहा है। और आशा किरण होम से जिस तरीके से बच्चों की, महिलाओं की जो मरने की, मृत्यु की खबर आई है, वो कुप्रबंधन का यानी मिसमैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां पर बच्चे ही नहीं महिलाएं भी जो है मौत की गर्त में चले गए, मारे गए। कारण क्या था? खराब पानी बताया जाता था, स्वास्थ्य की सुविधाएं वहां पर नहीं थी, वहां पर एयर कंडीशन नहीं था, हवादार कमरे नहीं थे, अधिक बच्चे भर के रखे हुए थे। जितने लोगों की संख्या होनी चाहिए उससे दोगुनी या उससे ज़्यादा भी शायद ये सब संख्या सारी सामने आ चुकी है और अब ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। खबर आपने जानी, अब इस खबर का पक्ष जानिए दिव्या से। और चलिए अब आपको पक्ष समझाते हैं। राजधानी दिल्ली इन दिनों कुप्रबंध के भयानक चपेट में है। वहीं भारी बारिश के बीच दिल्ली से आ रही सरकारी अव्यवस्था की खबरों के बीच शेल्टर होम आशा किरण की घटना ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच राजनीति तेज कर दी है। जिस मामले में दिल्ली की आप सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर कुप्रबंध का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि दिल्ली में एक के बाद एक हो रही घटनाएं यह स्पष्ट करती है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। दिल्ली में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी और उनके नेता राजनीति में व्यस्त है। यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है बताएंगी मेरी सहयोगी कनिका। देखिए, एक के बाद एक जिस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं उससे ये बात एकदम समझ में आती है कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब सिद्ध हुई है। लगातार दुर्घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी और उसके नेता केवल आरोप की राजनीति में लगे हुए हैं। कोई ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने आज तक नहीं ली जिसमें ये समझ में आए कि उन्होंने किसी घटना या दुर्घटना जो भी हुई है या दिल्ली के जो भी हालात हैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी वाला बयान दिया हो। निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लगता है कि दिल्ली में शासन की नकेल को कसना पड़ेगा, तब जाकर के दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। चलिए अब खबर का विपक्ष आपको बता देते हैं। शेल्टर होम आशा किरण मामले में एक और जहां केंद्रीय नेता दिल्ली की आप सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी इस मामले पर बैकफुट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस मामले पर राज्य सरकार पर सिस्टम फेलियर के आरोपों के बीच आज विपक्ष की ओर से आरजेडी सांसद मनोज झा मोर्चा संभालते हुए नजर आए, जिन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आशा किरण मामला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। दिल्ली सरकार किसे कहेंगे? जब इससे संबंधित एक्ट पास हुआ था तब उसमें सरकार की परिभाषा देखी। अगर जिम्मेदारी दी गई है तो शक्ति भी दी जानी चाहिए। बिना शक्ति के जिम्मेदारी व्यर्थ है। सबसे पहले तो आशा किरण के मामले को थोड़ा अलग नजरिए से देखा जाए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, गहन अनुसंधान हो, क्योंकि वहां जो बच्चे, जो इनमेट्स हैं, उनकी जिंदगी के चैलेंजेस को हम अगर बहुत इस प्रकार से कह देंगे तो वो सही नहीं होगा।
इंतजार करना चाहिए। बेहद दुखद है। मैं उस सेंटर में जा चुका हूँ। विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ा रहा था तो हमारा वहाँ फील्ड वर्क भी हुआ करता था। तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से शांति है विपक्ष की, यही तो चुभ रही है, क्योंकि वहां पर जब पहुंचे तो परत दर परत इतने खुलासे हुए कि जब वहां पर एक एक डॉर्मेट्री में 35 से 40 बच्चों को रखा जा रहा था, 10 से 15 या 20 की जो सीमा थी उससे कई ज़्यादा 250 की सीमा टोटल थी, तो 400 से अधिक लोगों को वहां पर रखा जा रहा था। और सोचिए ये वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जिनके शायद परिवारजन भी ना पता हो हैं कि नहीं है, वो बच्चे जिनके माँ बाप शायद इस दुनिया में ना हो, जो बेचारे जिनका कोई भी ना हो, और उनके साथ ये हुआ भी तो कैसे, पानी के चलते, पानी से जो हो रही थी बीमारियां, और एक शौचालय की भी समस्या वहां पर इतनी ज़्यादा थी जिससे ये बीमारियां और तेज़ी से वहां पर फैलती हुई नज़र आई। और मेंटेनेंस से लेकर स्टाफ तक, स्टाफ के रजिस्टर से लेकर वहां पर मेडिकल फैसिलिटी से लेकर शिकायतों से लेकर कुछ भी टोटल वहां पर फेलियर ही खबर जो है वो सामने आ रही। दिव्या, आप लोग क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? शिवम, देखा जाए तो इस पूरे मामले में अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, यानी कि देश की राजधानी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो जेल से सरकार चला रहे हैं और दिल्ली में अव्यवस्थाएं जो है वो हर जगह देखने को मिल रही है। हमने देखा कि किस तरीके से बीते दिन बेसमेंट में पानी भरने से ही 3 छात्रों की मौत हो गई थी और अब इसके बाद शेल्टर होम का जो ये मामला है वो सामने आ रहा है। और शेल्टर होम में भी अव्यवस्थाओं के कारण कितने छात्र छात्राओं की कितने वहाँ पे जो छात्र छात्राएं थे उनकी मौत हो गई। और ये सिर्फ इस बार का मामला नहीं है, इस तरह की घटना पिछले वर्ष भी देखने को मिली, लेकिन पिछले वर्ष इसको लेकर आवाज़ इसलिए नहीं उठाई गई क्योंकि इस पर विपक्ष जो है वो आवाज़ नहीं उठाई गई, विपक्ष के द्वारा आवाज़ नहीं उठाई। इस बार जब गाजियाबाद में यहाँ पर पानी भरने से एक माँ और बेटे की मौत होती है और उस पर जब आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरता है तो बीजेपी शेल्टर होम का मुद्दा उठा रही है। इससे पहले बीजेपी को इस तरह का मुद्दा उठाना चाहिए क्योंकि बीते वर्ष भी कई सारे वहाँ पर छात्रों की मौत हुई, कई सारे वहाँ पर जो लोग थे उनकी मौत हुई और जिसके बाद अब जाकर इस साल ये मामला उठ रहा है। हालांकि इस बार जो है वो मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस पर हर एक पहलू पर जांच तो हो रही है, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जेल से सरकार चलाना इतना आसान नहीं है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार जो मिसमैनेजमेंट की खबरें सामने आ रही हैं, चाहे अभी दिव्या ने भी जिक्र किया इस बात का कि बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 बच्चों की मौत हो जाती है और हम होम शेल्टर में भी देखिए किस तरीके से ये खबरें सामने आ रही है, 14 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति भी गर्म नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी पर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, आखिर घटना के बाद ही जांच की बात क्यों कही जाती है, एक्शन पर क्यों आती है सरकार? उससे पहले क्या सरकारें सो रही होती हैं जो इन बच्चों की मृत्यु हुई? आप सोचिए, अगर ये किसी नॉर्मल स्कूल में हुआ होता तो क्या होता सरकार का, क्या होता प्रशासन का? छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी खबर की। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को छोटी छोटी जाति समूहों में बांटने और एससी में क्रीमी लेयर की सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एससी के रिजर्वेशन में कोटा देने का फैसला सुनाते हुए अपना 20 साल पुराना फैसला पलटा था। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह हैं, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अपने नए फैसले में राज्यों के लिए जरूरी हिदायत भी दी है। कहा है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकती। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद राजनीतिक दलों की उलझनें बढ़ गई हैं। पीठ ने इस मामले पर 3 दिनों तक सुनवाई की थी और बाद में 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से मुख्य याचिका पर पंजाब सरकार ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2010 के फैसले को चुनौती दी थी। खबर आपने जानी, पक्ष जानिए दिव्या से। और चलिए आपको पक्ष समझाते हैं। उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है।
फैसले का मतलब है कि राज्य एससी श्रेणी के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटे के भीतर अलग कोटे के लिए उन्हें अपवर्गीकृत कर सकते हैं। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाया है और इसके जरिए 2004 में ईवी चिट्रया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया गया। आपको बता दें कि 2004 के निर्णय में कहा गया था कि SC ST में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है, बताएंगे मेरी सहयोगी कनिका। खबर का विपक्ष आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, रिपब्लिकन पार्टी SC ST में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर का कड़ा विरोध किया है और साथ ही रामविलास भी कोर्ट के फैसले पर विरोध जता चुकी है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने SC ST में क्रीमी लेयर के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कहा, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। OBC पहले ही खत्म हो चुका है और अब आप SC ST में क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। SC ST में 1.3% लोगों के पास जमीन भी नहीं है, वह किसान नहीं है और उनके पास रोजगार भी नहीं है। इस पर सदन में व्यापक चर्चा की जरूरत है, सर्वदलीय बैठक हो और अगर जरूरत हो तो अध्यादेश लाया जाए। वो तो बहुत गलत है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ST SC में क्रीमी लेयर OBC को तो पहले ही बर्बाद कर दिए, अब ST SC में क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। 1.3% भी ST SC के पास जमीन नहीं है, किसान नहीं है और रोजगार नहीं है। भैया इस पर तो व्यापक चर्चा की जरूरत है सदन में, सर्वदलीय बैठक को जरूरत हो तो अध्यादेश लाया जाए। और यही बात यहाँ के आरक्षण में, जब आरक्षण यहाँ 67% दिया गया तो दोनों दल के जो सरकार थे उन्होंने सही तरीके से उसको प्लेस नहीं किया, सदन में नहीं लाया, सदन के द्वारा नहीं भेजा, कैबिनेट डिसीजन में कुछ त्रुटि रह गई। तो तो रिजर्वेशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो बात आई है, अब इस पर भी देखिए राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन कोर्ट की तरफ से आप ये देखिए रिजर्वेशन को लेकर कई बार एक टिप्पणी, कोई ना कोई टिप्पणी आ जाती है जो मानदंड है उनको फॉलो करना चाहिए। और क्रीमी लेयर को लेकर ही इसकी शुरुआत हुई थी कि जो परिवार आरक्षण का लाभ लेकर अब एक अच्छे स्तर पर पहुंच चुके हैं, क्या उनको दोबारा, जैसे मान लीजिए कोई IAS बन चुका है, तो क्या उनके परिवार को वापस रिजर्वेशन की आवश्यकता है, नहीं है। इसी मामले पर ये पूरी वर्डिक्ट जो कही है सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन कही है, ये उसी मुद्दे पर थी। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। चलिए ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर JDS ने बेंगलुरु के केंगरी से मैसूर तक 10 दिवसीय मैसूर चलो पदयात्रा शुरू की है। ये पदयात्रा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण और वाल्मीकि निगम घोटालों से जुड़े सिद्धरमैया सरकार में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में शुरू हुई है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद से ही भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त रही है और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रही है। बता दें कि कांग्रेस के CM पर आरोप है कि प्राधिकरण से पैसा निकालने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं। सिद्धरमैया के परिवार के सदस्यों पर करोड़ों रुपए के भूखंड प्राप्त करने के लिए फर्जी तरीके से पैसा निकालने के आरोप के बाद इस पद यात्रा और सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ चल रहे आरोपों ने कर्नाटक में काफी राजनीतिक तनाव पैदा कर दिया है, जिसके चलते दोनों पक्ष एक दूसरे पर अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपने खबर समझी, अब इसका पक्ष जानिए दिव्या से। और चलिए अब पक्ष जानते हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि इस मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ जिस तरह के आरोप सामने आए हैं वो बहुत ही गंभीर है। आज तक सरकार की ओर से इन आरोपों को खारिज करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। यह बहुत स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री और उनका परिवार कार्यकारी निर्णयों के प्रत्यक्ष लाभार्थी है और जिससे उन्हें अवैध अनैतिक रूप से करोड़ों रुपए का लाभ हुआ है।
जिस तरह से अधिग्रहण किया गया, जिस तरह से मुआवजा वितरित किया गया और जिस तरह से 14 से 15 साइटें मुख्यमंत्री की पत्नी को वितरित की गई और वितरित की गई, और वो सभी बड़े घोटाले की ओर इशारा करते हैं। मुख्यमंत्री और उनके परिवार के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। आरोप गंभीर है और अब उनके इस्तीफे का इस्तीफे का जो समय है वो आ गया है। पदयात्रा पर कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि हम इस कार्यक्रम को मैसूर में समाप्त करने जा रहे हैं। यह यात्रा सिद्धारमैया सरकार द्वारा की गई कई अवैध गतिविधियों के खिलाफ है। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष क्या कहता है, बताएं कि सहयोगी कनिका। See, the kind of allegations that have surfaced against the Chief Minister and the Chief Minister's family directly in this Muda scam are very serious. Till today, no serious effort has been made on part of the government to rebut the claims, rebut these allegations, and to present before the people of Karnataka what the factual position is according to them. It is very clear that the Chief Minister and his family are direct beneficiaries of an executive decision which has benefited them illegally, unethically, up to crores of rupees. तो चलिए खबर का विपक्ष आपको बता दें। मैसूर चलो पदयात्रा पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पदयात्रा की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी एक गैर मुद्दे को मुद्दा बना रही है। उन्होंने सत्ता में रहने के दौरान बीजेपी की उपलब्धियों पर सवाल उठाए हैं। शिव कुमार ने कहा कांग्रेस उनसे पूछना चाहती है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है। ये बीजेपी की अब तक की सबसे निंदनीय सरकार थी। वे बिना किसी कारण के पदयात्रा कर रहे हैं। वे गैर मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक के राज्यपाल ने सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा की शिकायत के बाद 27 जुलाई को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कृष्णा की शिकायत में सिद्धारमैया और 9 अन्य पर प्राधिकरण से मुआवजा लेने के लिए जाली दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया गया था। तो जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी सिद्धारमैया सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसे खामखाही मुद्दा बना रही है। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ ये बीजेपी का ये जो चलो यात्रा है, मैसूर चलो यात्रा है, उसमें वो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, और यहाँ तक कि इस्तीफे की मांग भी उनके द्वारा की गई है। लीगल अलॉटमेंट ऑफ साइट के जो आरोप जो लगाए गए हैं उसी पर, ये पूरे भ्रष्टाचार के मामले पर सिद्धरमैया को घेरने का प्रयास भाजपा ने अब कर लिया है। इसका असर क्या होता है, इस पर अपडेट्स क्या आते हैं, वो भी आपको हम पुनः देंगे जैसे इस खबर पर कोई नई अपडेट आती है। इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे, यानी शिवम दत्त मेहता को, और मेरे साथ दिव्या सिंह और कनिका अरोड़ा का, हम तीनों की तरफ से आप सभी को जय जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।